दोस्तों ईएमआई मॉनिटोरियम के बाद जिनका भी पेमेंट नहीं हुआ है उनके पास अभी बैंक की तरफ से दो ऑप्शन दिया जा रहा है। एक तो है उनको सेटलमेंट का ऑफर दिया जा रहा है कि आप अपना लोन या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जो है सेटलमेंट करा लो, और दूसरा ऑप्शन जो है लोन रिस्ट्रक्चरिंग। अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग जो है सामने से बहुत कम बैंक या फिर एनबीएफसी दे रहे हैं, लेकिन जो लोग अप्लाई करें उसमें से 5 से 10% लोगों को मिल रहा है। अभी आज का जो वीडियो है इसी के बारे में है कि इस वीडियो में मैं ऐसे 5 इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दूंगा जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो हो सकता है इन फ्यूचर आपको आपके डिसीजन के लिए पछताना पड़े। और दोस्तों अगर आप सेटलमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे आई बटन पे और वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में कि इसमें कौन कौन सा 5 टर्म्स कंडीशन है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो आता है आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कन्वर्जन। जी दोस्तों, होता ये है कि मान के चलिए आपने कोई होम लोन या फिर कार लोन या फिर कोई क्रेडिट कार्ड है उसको अगर आप रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो तो होता क्या है कि टिल डेट मतलब आज के डेट में आपका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट की बात नहीं करो, जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ मॉनिटोरियम पीरियड के अंदर जितना भी चार्जेस लगा है आपका वो सारा चार्जेस प्लस आपके इस बीच में अगर आपने पेमेंट नहीं किया उसका जितना आउटस्टैंडिंग या फिर एक्सेस जो भी फीस वगैरह लगा है वो चार्जेस प्लस आप 1-2 महीने का और मॉनिटोरियम लेते हो, मतलब रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के अंदर अगर आप उसके अंदर 2-3 महीने का एक्सेस मॉनिटोरियम प्लस उसके बाद ईएमआई कन्वर्जन अगर ऐसा कुछ ऑफर दिया जाता है तो वो जो 2-3 महीने का और जो मॉनिटोरियम है उसका भी जो चार्जेस है वो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग के साथ बिल्ड हो जाता है, मतलब आउटस्टैंडिंग के साथ ऐड हो जाता है आपका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसके साथ होने के बाद उस टोटल अमाउंट को एज ए लोन अमाउंट कंसीडर करते हैं बैंक। मतलब आपका आज के डेट में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो पिछले मॉनिटोरियम का जो चार्जेस है और अगर आप आने वाले मंथ में 1-2 महीने का मॉनिटोरियम लेते हो उसका भी सब चार्जेस जोड़ के आपको एक प्रिंसिपल अमाउंट बना के उसके ऊपर जो है ईएमआई कैलकुलेशन होता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे होता क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट आप वेवर कर दो, लेकिन यहाँ पे जो है सेम चीज हो जा रहा है, मतलब आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट जो है लिया जाएगा वो भी ऑथराइज करके। यहाँ पे कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं चलेगा और ना ही आपको कुछ फायदा मिलेगा। सो आपको आपका जो मजबूरी है उसका फायदा जो है उठाएगा बैंक और आपको ये सारे चार्जेस जो है चार्जेस के ऊपर चार्जेस कैलकुलेट होके आपको देना पड़ेगा। अगर दूसरा पॉइंट की बात करूं दोस्तों, इंटरेस्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के दौरान आरबीआई ने समय समय पे अपना रेपो रेट बहुत कम कर दिया, लगभग 2 से 3%, जिसके चलते जो मैक्सिमम जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है, चाहे पर्सनल लोन हो चाहे आपका होम लोन हो, उसका इंटरेस्ट रेट काफी कम हो चुका है, 2 से 3% करके ड्रॉप हो चुका है। लेकिन अगर आज के टाइम में अगर आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग कराने जाते हैं या फिर अप्रूव होता है तो बैंक आपके लिए आज के डेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट नहीं करेगा। जी दोस्तों, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपको जो पुराना जो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। सो मान के चलिए आपने 10% पे अगर आपने होम लोन लिए थे और आज के रेट में 7% चल रहे हैं तो आपको 7% का बेनिफिट नहीं मिलेगा, 10% के हिसाब से आपको कैलकुलेट होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका जो बेनिफिट जो है जो आरबीआई ने दिया है उसके हिसाब से आपको नहीं मिलेगा। भले ही लोन रिस्ट्रक्चरिंग मतलब एक पुराना जो लोन आपका बंद होकर नया लोन आपका चालू हो रहा है, लेकिन नया लोन चालू होने के बाद भी आपका बेनिफिट जो है इंटरेस्ट रेट है पुराना लोन के हिसाब से लिया जाएगा। सो दोस्तों इस जगह पे आपका बहुत जो है नुकसान होगा। सो अगर आप ये सब चीज सोचो कि अगर आप पॉसिबल है तो आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग को अवॉइड करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको भारी भरकम अमाउंट देना पड़ सकता है। जी दोस्तों, अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो आपका आउटस्टैंडिंग हो पेमेंट कराइए, करके आपका लोन को रिस्ट्रक्चरिंग मत करिए, नॉर्मल कर लीजिए और बाद में जो है इस लोन को जो ट्रांसफर कर लीजिए जिससे कि आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम हो जाए। सो दोस्तों ये एक पॉइंट है। अब बात करते हैं मैं तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है ड्रॉबैक है वो है सिविल। दोस्तों देखिए, सिविल स्कोर में ना सबसे बड़ा जो है इंपैक्ट होता है अगर आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग कराते हो। जी दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही आप कोई नया लोन लेते हो आपको देखे होंगे कि सिविल में अगर आपका लोन चालू है तो वहां पे आपको दिखाई देता है स्टेटस में एक्टिव, और अगर वो लोन खत्म हो जाता है तो वहां पे क्लोज लिखा आता है, और अगर आपने वो लोन को सेटलमेंट किया तो वहां पे सेटल लिखा आता है। वैसे ही अगर आप कोई भी लोन को रिस्ट्रक्चरिंग करा तो उसका रिपोर्ट में जो क्रेडिट रिपोर्ट होता है उसमें लिखा आएगा रिस्ट्रक्चर्ड। अभी आप सवाल पूछ ही सकते हो तो इसमें दिक्कत वाली बात क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो आपका लोन कंपनी जो क्रेडिट रिपोर्ट में बहुत सारा पैरामीटर चेक करते हैं ना कि कितना पेमेंट हिस्ट्री कितना अच्छा है, आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन कितना है, कितना दिन से कार्ड यूज कर रहे हो, वो सारा कुछ देखने का एक ही रीजन होता है
कि आपका लोन रिपेमेंट एबिलिटी क्या है, मतलब आप किस तरीके से लोन रिपेमेंट कर सकते हो, आपका पावर कितना है। चेक करने के लिए आपका क्रेडिट रिपोर्ट जो है एक्सेस करते हैं लोन या फाइनेंस कंपनी, कि अगर आपको लोन देता है तो वो लोन आप ठीक से पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो जैसे ही आपका रिपोर्ट में रिस्ट्रक्चरिंग लिख के आता है तो आपका जो क्रेडिट रिपेमेंट करने का, जो लोन रिपेमेंट करने का जो एबिलिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, क्योंकि ये आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट देता है कि हाँ ये कस्टमर पहले लोन ले चुका था और टाइम से पेमेंट नहीं कर पाया, जिसके चलते इसको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन मिला हुआ है। तो आपका जो न्यू जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट होने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो यहां तक भी ठीक था, लेकिन इसके साथ दोस्तों एक और प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रॉब्लम ये है कि एज पर आरबीआई गाइडलाइन अगर कोई जो कोविड जो रिस्ट्रक्चरिंग जो प्लान है वो अगर कोई लेता है तो उसमें होता क्या है, जो रिस्ट्रक्चरिंग का जो डिटेल्स है वो लोन लेवल पे अप्लाई नहीं होता, वो बोरो लेवल पे अप्लाई होता है। अभी ये किया है मैं आपको डिटेल्स में समझा देता हूं। जैसे कि मान के चलिए आपने एक एचडीएफसी बैंक से आपने 3 सर्विस ले रखा है। हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका एक कार्ड लोन है और आपका एक पर्सनल लोन चल रहा है। मान के चलिए आपने जो कार्ड लोन है उसमें रिस्ट्रक्चरिंग किया, जब आपका क्रेडिट रिपोर्ट पुल होगा। नॉर्मल रिस्ट्रक्चरिंग में होता क्या है, जो आपका कार्ड लोन में जो रिस्ट्रक्चरिंग लिया उसमें आपको रिस्ट्रक्चरिंग लिखा आएगा, बाकी जो 2 है उसमें आपको एक्टिव लिखा आएगा, क्योंकि उसमें तो आपने रिस्ट्रक्चरिंग लिया नहीं। लेकिन जो कोविड वाला जो प्लान जो है रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है उसमें होगा कि अगर आपने एक भी लोन पे अगर आपने रिस्ट्रक्चरिंग ले लिया तो तीनों का तीनों लोन में आपको दिखाएगा कि रिस्ट्रक्चरिंग। तो आप समझ रहे हो, तो जैसे ही वो क्रेडिट रिपोर्ट पुल होगा और सामने वाला कंपनी देखेगा कि आपका तीनों का तीनों लोन रिस्ट्रक्चरिंग में चल रहा है, सो इन फ्यूचर आपका लोन बोरोइंग करने का जो एबिलिटी है उसके ऊपर जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी डाउन हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसके बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आया है कि डाउन होगा, लेकिन ये बात जरूर पक्का है कि जैसे आप रिस्ट्रक्चरिंग लेते हो आपका क्रेडिट स्कोर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट बढ़ता है। दोस्तों चौथा जो पॉइंट है वो है दोस्तों प्रोसेसिंग फीस। जी दोस्तों, जब भी आप कोई भी न्यू लोन या क्रेडिट कार्ड लेते हो उसमें एक प्रोसेसिंग फीस बोल के चार्ज जरूर ऐड होता है। लेकिन जब भी आप रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अप्लाई करते हो या रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लेते हो तब होता क्या है, बैंक जो है अपने लोन को जो है एक न्यू लोन के हिसाब से ट्रीट करता है और उसके चलते आपके इस रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के साथ साथ एक प्रोसेसिंग फीस भी ऐड हो जाता है, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ऐड हो जाता है। अब ये प्रोसेसिंग फीस जो होता है फिक्स नहीं होता, हर बैंक के लिए अलग अलग होगा। मतलब एसबीआई का अलग है, एचडीएफसी का अलग है, आईसीआईसीआई बैंक का अलग है। सो आप जब भी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के लिए अप्लाई करोगे या अप्रूवल होता है तो अब ये जरूर पता कर लीजिएगा कि एज ए प्रोसेसिंग फीस चार्जेस आपको कितना चार्जेस किया जा रहा है, जो कि आपको प्रिंसिपल के साथ ऐड हो रहा है। तो बात करते हैं दोस्तों लास्ट जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है सर्विस डीएक्टिवेशन। जी दोस्तों, अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ले रहा है तो ध्यान रखिए, क्रेडिट कार्ड का कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ले रहे हो तो आपका जो कार्ड है उसका सर्विस को जो है डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, अब ये जो डीएक्टिवेट हो जाएगा उसका मतलब आप कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपका कार्ड का ईएमआई तो भरोगे लेकिन आपका कार्ड चालू नहीं होगा, है कि कार्ड क्या कभी भी चालू नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये टोटल डिपेंड करता है आपका जो बैंक है उसके ऊपर। आपका बैंक चेक करेगा समय समय पे कि आप जो है एलिजिबल हो कि नहीं फर्दर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए, और वो जब चेक करेगा तब बहुत सारा फैक्टर जो है चेक करेगा। आपका क्रेडिट स्कोर क्या है उस समय, आपका इनकम सोर्स कितना है, आपके पास एग्जिस्टिंग लोन का ईएमआई कितना चल रहा है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन चेक करेगा। उसके बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड को ऑन करेगा। और जब ऑन होगा दोस्तों ये मत सोच के रखिए पुराना जो लिमिट है वो मिल जाएगा। उस समय आपका जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से दोबारा असेसमेंट होगा, उसके हिसाब से आपको एक फ्रेश जो है लिमिट मिलेगा। हो सकता है पुराना जो लिमिट है उससे कम मिले, हो सकता है आपको ज्यादा मिले, लेकिन ज्यादा मिलने का चांस बहुत कम है। मैक्सिमम सिनेरियो में आपको जो है कम लिमिट मिलेगा। चालू होने का टाइम है ना मिनिमम दोस्तों मान के चलिए 6 मंथ। 6 मंथ के बाद आपको जो है आपका क्रेडिट कार्ड जो है चालू हो सकता है। उसके बाद और टाइम लगे, 1 साल भी लग सकता है। जैसे कि एचडीएफसी का 1 साल लगेगा, उसने लिख के दे दिया अपना वेबसाइट पे 1 साल मिनिमम लगेगा। और दोस्तों इसके बाद भी चालू होगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है, वो डिपेंड करेगा। आपका लोन कंपनी चेक करेगा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इंटरनल उन लोगों ने सेट किया है, जो कि आपको नहीं बताएगा क्या इंटरनल क्राइटेरिया है, वो लोग चेक करेगा। अगर आप एलिजिबल होते हो तो ही आपको कार्ड दोबारा एक्टिवेट होगा, अदरवाइज आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं होगा, मतलब आपका सर्विस जो है डीएक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ 5 इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग लेने से पहले या अप्लाई करने से पहले आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो दोस्तों आपका क्या राय है, आपका क्या कमेंट है, या वीडियो के बारे में आपका क्या सुझाव है, जरूर मुझे वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताइए। हम मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।
तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।